सो ऑल राइट, जय हिंद एवरीवन। सो दोस्तों, दिस इज़ लेक्चर फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। और तुम जानते हो जैसे कि EPFO का नोटिफिकेशन हैज़ बीन आउट, राइट। और आई होप तुमने फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। सो EPFO में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, दैट इज़ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का ये मैं तुम्हें चैप्टर कवर करा रहा हूँ, ठीक है। और ये क्लास 12th थीम 3 का चैप्टर है, थीम 13। तुम इसको डायरेक्टली NCERT से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे मैं तुम्हें NCERT के उन एरियाज़ को कवर कराऊंगा जहाँ से UPSC इस चैप्टर से EPFO एग्ज़ाम में स्पेशली, ठीक है, EPFO एग्ज़ाम में पूछ सकता है। एंड इवन दो अगर तुम किसी और एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हो ना, बीट CDS, ठीक है, CAPF, तो ये तुम्हारा वीडियो लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेज तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ नाम मेंशन है, जैसे फॉर एग्जांपल गैरिबाल्डी, ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन, को चिन मिन, ठीक है। तो ये कौन है? ये उस टाइम के, ठीक है, जो 20th सेंचुरी है उस टाइम के मेकर्स ऑफ दी नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट के मेकर्स थे अपनी अपनी कंट्री में। जैसे फॉर एग्जाम्पल गैरिबाल्डी विद द मेकिंग ऑफ इटली, जॉर्ज वॉशिंगटन को एसोसिएट करा जाता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। को चिन मिन ने क्या करा था? उन्होंने वियतनाम को फ्री करवाया था कॉलोनियल रूल से। और यहाँ पे महात्मा गांधी, जो कि हमारे फादर ऑफ द नेशन है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है UPSC इन चारों जो पर्सनालिटीज़ हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, इनके नाम दे के बता सकती हैं, पूछ सकती हैं कि कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड हैं, राइट। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अब सीधा मूव करते हैं यहाँ पर, अ लीडर अनाउंस हिमसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ चुके थे इन 1915, ठीक है। तो जनवरी 1915 में क्या हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 decades, ठीक है, ऑफ द रेसिडेंस अब्रॉड। दीज ईयर हैड बीन स्पेंड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट इन साउथ अफ्रीका। तुम्हें पता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे और इससे पहले वो लंदन भी जा चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी बैरिस्टर या फिर लॉ की पढ़ाई पूरी करी थी, ठीक है। वेयर ही वेंट एज अ लॉयर। तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी करी थी लंदन में, और एज अ लॉयर वो गए थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। एज द हिस्टोरियन, आप देखो तुम्हें यहाँ पे नाम ये मेंशन करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हिस्टोरियन का नाम गिवन है, दैट इज चंद्रन देवा निसन, ठीक है। चंद्रन देवा निसन ने महात्मा गांधी के ऊपर एक कमेंट करा। उन्होंने ये बोला कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। तो UPSC तुमसे डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इवन EPFO, CAPF, CDS, कि किस हिस्टोरियन ने ये कहा साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। तो तुम्हें ये हिस्टोरियन का नाम पता होना चाहिए, दैट इज चंद्रन देवासनन, ठीक है। इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट द महात्मा गांधी फर्स्ट फॉर्ज द डिस्टिंक्टिव टेक्निक ऑफ द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नोन एज सत्याग्रह, ठीक है। तुमने सत्याग्रह की जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो सत्याग्रह का जो बैकग्राउंड है कि किसी भी जो सत्याग्राही को, जो भी सत्याग्रह के मार्ग पर चल रहा है, उसको क्या क्या डायरेक्शंस को फॉलो करना है। तो ये जो टेक्निक थी सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी ने इंडिया में फर्स्ट टाइम अप्लाई नहीं करी थी, वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह प्रैक्टिस कर चुके थे, राइट। सो ये चीज़ याद रखना। और बाकी तुम देखो यार, मेरे NCERT में जो तुम साइड में ये चीज़ें देख रहे हो, ये सब PYQs हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड लिखा है, ठीक है। एज यू नो कि NCERT इज़ नॉट इनफ फॉर UPSC एग्जाम, बट एट द सेम टाइम NCERT को इग्नोर भी नहीं कर सकते, राइट। तो NCERT को ही जस्ट मैंने क्या करा है, थोड़ा सा अपग्रेड करा है यूजिंग PYQs। तो ये सारी चीज़ें तुम भी कर सकते हो। मेहनत ज़्यादा लगती है बट रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा आता है, राइट। सो आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखो, महात्मा गांधी 1915 में, ठीक है, जनवरी 1915 में इंडिया वापस लौट चुके थे, ठीक है। और वो गए कब थे? 1893 में, ठीक है। लगभग 22 ईयर्स उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्पेंड करे। तो तुम्हें जाने का ईयर भी याद होना चाहिए, क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है तो UPSC पूछ सकता है। तो 1983 में गए और 1915 में वापस आए, जनवरी 1915, राइट। अब नेक्स्ट है, थ्रू द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 से 1907 इट हैड ग्रेटली ब्रॉडेंड इट्स अपील अमंग द मिडिल क्लासेस। सो जो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुए थे, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, वो उसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड इंडिया में स्प्रेड हो चुकी थी, ठीक है, अमंग द मिडिल क्लासेस। तो ये पॉइंट याद रखना, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो बस मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लीडर्स का नाम लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, महाराष्ट्र से थे, इनका याद रखना, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। बिपिन चंद्रपाल, ये बंगाल के थे। और लाला लाजपत राय, ये पंजाब से थे, जिनको तीनों मिलाकर हम क्या बोलते हैं? लाल बाल पाल, ठीक है। इनका क्या था? ऑल इंडिया कैरेक्टर था। ये थ्रू आउट द इंडिया काफ़ी वेल नोन पॉलिटिशियन थे अपने टाइम के, ठीक है। तो ये नाम तुम्हें याद रखने हैं। नेक्स्ट है,
देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है, तुम्हें पता है कि उस टाइम की जो वो थी इंडियन पॉलिटी, वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी, एक थे मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट, राइट। तो अब यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ मॉडरेट है, हु प्रेफर्ड अ मोर ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच, ठीक है, जो मॉडरेट्स की ये थी कि वो गवर्नमेंट के साथ, जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके साथ वो नेगोशिएट करके मतलब अपनी बात को रखेंगे, ठीक है, और अपना पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करेंगे, राइट। तो इस तरह की कुछ अप्रोच थी मॉडरेट्स की। अमंग दीज मॉडरेट्स वॉज गांधी जीज एक्नॉलेज पॉलिटिकल मेंटोर गोपाल कृष्णा गोखले। तो तुम्हें बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो गोपाल कृष्णा गोखले थे ये मॉडरेट्स थे, ठीक है, तो ये मॉडरेट ग्रुप से बिलोंग करते थे। एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ऑल्सो अ मॉडरेट, राइट। और एट द सेम टाइम गोपाल कृष्णा गोखले का तुम्हें याद रखना है कि ये पॉलिटिकल ग्रुप थे किसके, महात्मा गांधी के, ठीक है, गोपाल कृष्णा गोखले। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। अब नेक्स्ट है यहाँ पर On Gokhale's advice, Gandhiji spent a year traveling around British India, getting to know the land and its people, ठीक है। तो याद रखना यूपीएससी पूछ सकता है कि किसकी एडवाइस पे महात्मा गांधी ने इंडिया का टूर करा, ठीक है। इंडिया की उस टाइम पे जितनी भी ग्राउंड लेवल पे जो पोजीशन थी, राइट, और जो जितनी भी रियलिटी थी कि लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, तो ये सारा जानने के लिए गोखले ने कहा कि आप एक बार एक काम करो, पूरे इंडिया का टूर लगाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट है फर्स्ट अपीयरेंस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी की फर्स्ट अपीयरेंस कहाँ पे हुई थी। तो याद रखना महात्मा गांधी की जो फर्स्ट अपीयरेंस थी, पब्लिक अपीयरेंस, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1916 में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, अब देखो 1916 में क्या हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करा गया, ठीक है। अमंग द इनवाइटीज to the event were the princely and the philanthropist whose donation and had contributed the founding of the PHU, ठीक है। तो महात्मा गांधी के साथ साथ उस टाइम के जो प्रिंसेस थे, ठीक है, जो राजा महाराजा थे, और जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, ठीक है, जो जिन्होंने पैसा डोनेट करा था, तो उनको भी इनवाइट करा गया, एज वेल एज जो काफ़ी बिग फिगर है एनी बेसेंट, ये भी उस टाइम पे मौजूद थी। कंपेयर टू दीज डिग्निटरीज गांधी वॉज रिलेटिवली अननोन। तो एनसीईआरटी ये कह रहा है कि उस टाइम जब बीएचयू में महात्मा गांधी को बुलाया था, तो महात्मा गांधी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे उस टाइम पे। महात्मा गांधी को बुलाया गया था किस ग्राउंड पे, उनके साउथ अफ्रीका में जिन्होंने काम करा था उसके बेसिस पर महात्मा गांधी को इनविटेशन दिया गया था कि आप भी बीएचयू में एज अ स्पेशल गेस्ट के तौर पे आइए, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि बीएचयू के फाउंडेशन का जो इवेंट हुआ था उस टाइम महात्मा गांधी वॉज नॉट रिलेटिवली नोन, ही वॉज रिलेटिवली अननोन। और उनको किस वजह से बुलाया था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो काम करके दिखाया था, तो उसके बिहाफ पे उनको बुलाया गया। अब नेक्स्ट जब महात्मा गांधी वहाँ पे पहुंचे तो महात्मा गांधी ने क्या बोला, गांधी जी चार्ज द इंडियन एलीट विद अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर, ठीक है। महात्मा गांधी ने ये बोला कि देखो यार, तुम यहाँ पर सब मिलके सब यहाँ पर रिच वेल ऑफ पीपल बैठे हुए हैं, और जो हमारी पूरी मेजॉरिटी ऑफ दी पॉपुलेशन है जो कि गरीब है, लेबर क्लास से बिलोंग करती है, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे एब्सेंट है। द ओपनिंग ऑफ द BHU ही सेड वॉज सर्टेनली अ मोस्ट जॉर्जियस शो, ठीक है। अब ये यूपीएससी पूछ सकता है कि सर्टेनली अ मोस्ट जॉर्जियस शो ये किसने कहा था और किसके पर्सपेक्टिव में कहा था। तो याद रखना ये चीज़ गांधी जी ने कही थी, कब, जब BHU की स्थापना की गई थी 1916 में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे यूपीएससी ने लिखी है, ठीक है, सॉरी एनसीईआरटी में लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं। बट ही वरीड अबाउट द कंट्रास्ट बिटवीन द रिचली बेडलॉक्ड नोबलमैन प्रेजेंट द मिलियन ऑफ द पीपल इंडियन हु वर एब्सेंट। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी का जो कंसर्न था वो यही था कि जो मिलियंस ऑफ द पीपल हैं, ठीक है, जो गरीब जनता है, वो यहाँ पर एब्सेंट है। गांधी जी टोल्ड द प्रिविलेज इनवाइटीज दैट there is no salvation for India unless you strip yourself to this jewelry and hold it in trust for your countrymen in India, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बोली गांधी जी ने कि देखो साल्वेशन हमें नहीं मिल सकता until unless आप ये जो आपकी जो वेल्थ है, ठीक है, और आपकी जो ज्वेलरीज, आप इन सबको नहीं छोड़ के जो आपके जो लोग हैं, ठीक है, आपके जो पुअर पीपल हैं उस टाइम के इंडियन पॉपुलेशन के, उनको आप अपना नहीं मानोगे, उनसे ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करोगे, तो फिर हमें साल्वेशन नहीं मिल सकता, राइट। और यहाँ पे गांधी जी ने मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस, और एक और लाइन थी, आर साल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू द फार्मर्स, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी की लाइन थी कि साल्वेशन हम किसके थ्रू ले सकते हैं, थ्रू दी फार्मर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो फार्मर की वर्ड है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी क्या करेगा, इस फार्मर वर्ड को ही चेंज करेगा, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे स्टेटमेंट में, एग्जाम में ये स्टेटमेंट रख सकता है, राइट। तो इस चीज़ को याद रखना कि महात्मा गांधी कह रहे थे कि जो हम साल्वेशन है वो हम
फार्मर्स के थ्रू ही ले सकते हैं, ठीक है, अचीव कर सकते हैं। नीदर द लॉयर्स नॉट डॉक्टर्स आर नॉर द रिच लैंडलॉर्ड्स आर गोइंग टू सिक्योर इट, और कोई भी यहाँ पे लॉयर्स हो, डॉक्टर हो या रिच लैंडलॉर्ड हो, वो इसको सिक्योर नहीं कर सकता। कौन सिक्योर करेगा? ओनली थ्रू फार्मर्स, राइट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, rather than adopt a tone of self-congratulation, Gandhiji chose to instead to remind those present of the peasant and worker whose constituted a majority of the Indian population। तो बस ये महात्मा गांधी ने अगेन अपनी स्पीच में उनको जो वहाँ पे एब्सेंट थे, पीजेंट एंड वर्कर्स, ठीक है, जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का पार्ट थे, उनको रिमाइंड करवाया कि वो यहाँ पे इस ऑडियंस में क्या है, अनरिप्रेजेंटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी प्रेजेंस भी होनी चाहिए थी, राइट। गांधी जी स्पीच एट बनारस इन February 1916 was क्या था? द फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गांधी जी वॉज डिजायर टू मेक इंडियन नेशनलिज्म एंड मोर पॉपुलरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल एज अ होल, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना कि जो महात्मा गांधी की जो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस थी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थी 1916 में, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब उसके बाद देखो अगेन 1916 में क्या होता है, कांग्रेस सेशन होता है, ठीक है। तुम्हें पता है कांग्रेस सेशन हुआ था, और इसी कांग्रेस सेशन में 1916 में जब हुआ था चंपारण में, सॉरी चंपारण से एक पीजेंट आया जिसका नाम क्या है, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तुम्हें, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला, ठीक है। तो गांधी जी से राजकुमार शुक्ला मिला, ठीक है, ये एक फार्मर था फ्रॉम दी चंपारण। तो ये लखनऊ सेशन 1916 में गांधी जी के पास आया, इससे मिला, गांधी जी से मिला और कहा कि मतलब उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप चंपारण आइए और वहाँ की जो फार्मर्स हैं, ठीक है, आप उनकी दूरदर्शा देखिए, वो कितना ज़्यादा, जो इंडिगो कल्टिवेटर्स हैं वो कितना ज़्यादा परेशान है, कितना ज़्यादा माइजरीज में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, राइट। तो राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पर फिर महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, जिसको हम आज हिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, दैट इज चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो यही चीज़ याद रखना, इसके पीछे राजकुमार शुक्ला का नाम है जो महात्मा गांधी से मिला था। सो अब नेक्स्ट क्या होता है, द मेकिंग एंड द अनमेकिंग ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन। सो महात्मा गांधी वॉज टू स्पेंड मच ऑफ 1917 इन चंपारण। तो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण विजिट करा और वहाँ पे उन्होंने देखा क्या, वहाँ पे उन्होंने ऑब्टेन करने की कोशिश करी क्या, पीजेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि पीजेंट को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिले, एज वेल एज उनको थोड़ी फ्रीडम मिले टू कल्टिवेट द क्रॉप ऑफ देयर चॉइस। और प्लस उन्होंने ये भी मेक श्योर करना चाहा कि उनके विजिट के बाद जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनको थोड़ा फ्रीडम दिया जाए फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, फ्रॉम द यू कैन से साहूकार, या फिर उस टाइम पे जो लैंड ज़मींदार थे, कि वो पीजेंट्स को फ्रीडम दे कि वो अपने अकॉर्डिंग क्रॉप्स को ग्रो कर पाएँ, राइट। द फॉलोइंग ईयर फिर 1918 में क्या हुआ, गांधी जी गए कहाँ पर, उन्होंने 2 कैंपेन करा। तो एक तो उन्होंने अपने होम स्टेट में करा, दैट इज़ गुजरात, ठीक है। तुम्हें पता है गांधी जी का जो होम टाउन है वो क्या है, पोरबंदर। तो वहाँ पे उन्होंने एक कैंपेन करा। फर्स्ट ही इंटरवीन इन द लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद। तो एक अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक थी, ठीक है, वहाँ पे महात्मा गांधी गए और वहाँ पर थोड़ा वेजेस को लेके डिस्प्यूट था, राइट। तो उसको लेके महात्मा गांधी ने उसको क्लियर करा। और नेक्स्ट फिर अहमदाबाद के बाद महात्मा गांधी कहाँ गए, दैट इज जस्ट एक सेकेंड, खेड़ा, हाँ खेड़ा गुजरात, ठीक है। वहाँ पर रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ द हार्वेस्ट। तो खेड़ा में क्या था, क्रॉप जो हार्वेस्ट थी वो फेल हो गई थी, तो सो दैट्स वाई टैक्स से रिमिशन दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने खेड़ा विजिट करा था, ठीक है। तो इसको इस न्यूमोनिक से याद कर सकते हो, CAK, केक, ठीक है, केक खाता है ना, दैट इज CAK। तो पहले चंपारण विजिट करा, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा 1917, 1918 और फिर अगेन 1918, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके बाद, अब देखो याद रखना ये जो चंपारण, जस्ट एक सेकेंड, हाँ ये जो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये जो गांधी जी की यहाँ पे इन्होंने जो इनिशिएटिव और जो कैंपेन करा था, ये लोकल स्ट्रगल थे, ठीक है। ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट या फिर नेशन वाइड स्ट्रगल नहीं था, ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा का। सो नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 to 1918 द ब्रिटिश हैड इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एंड द परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। अब तुम्हें पता है जब ग्रेट वॉर हुई थी 1914 और 1918 से लेके, तो यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ था, सेंसरशिप, ठीक है, प्रेस को सेंसरशिप करा गया बाय द ब्रिटिशर्स, और वो रॉलेक्ट एक्ट लेकर आए जिसमें ये कहा गया कि डिटेंशन कर देंगे, हम किसी को भी जेल में डाल देंगे विदाउट ट्रायल, कोई भी ट्रायल नहीं देंगे फॉर 2 years, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ शक के बेसिस पर जेल में डाल दिया जाएगा और 2 साल तक आपको कोई ट्रायल नहीं मिलेगा। और
ये रिकमेंडेशन दी गई थी कमेटी के थ्रू, जिसको चेयर करे थे सर सिडनी रॉलेट, दैट्स वाई इसका नाम बनता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, तुम इस एक्ट से अवेयर हो गए, तुमने हिस्ट्री में इसको पढ़ रखा होगा। दीज टफ मेजर्स वेयर कंटिन्यूड। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने क्या करा, नेशन वाइड कैंपेन चलाया, दैट इज रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। और फिर डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़ में क्या हुआ, बंद कॉल के लिए मतलब कहा गया कि मतलब आप अपनी दुकानें शट डाउन कर दो। ठीक है, स्कूल को बंद कर दो। ठीक है, एक तरह का साइन ऑफ प्रोटेस्ट। और फिर जो प्रोटेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हुए, कहाँ पे, पंजाब में, जिस वजह से क्या हुआ, लाला लाजपत राय को लाठी लगती है, उनको फिर इंजरी होगी, उसके बाद फिर वो सकम टू इंजरी, मतलब उनकी फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इंटेंस प्रोटेस्ट हुए थे पंजाब में, where many men had served on the British side in the war expecting to be rewarded for their services। अब देखो 1914 और 1918 में क्या था, ग्रेट वॉर था। ठीक है, ग्रेट वॉर चली थी। ठीक है, फर्स्ट, जिसको तुम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बोल सकते हो। तो उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन था। तो इंडियन जब वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने पार्टिसिपेट करा, ठीक है, तो उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि जब उन्होंने ब्रिटिशर्स का इतना मतलब सपोर्ट करा है, ठीक है, वॉर के टाइम पे, वॉर लाइक कंडीशंस में, तो उनके रिटर्न में ब्रिटिशर्स उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जब वो इंडिया वापस आए, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यार इन्होंने हमारे ऊपर रॉलेट एक्ट लगा दी, जिसमें कह रहे हैं कि बिना ट्रायल के वो डिटेन कर लेंगे फॉर 2 ईयर्स। तो ये चीज़ भी काफ़ी थी, जिस वजह से लोगों का था, जो एंगर था वो बाहर आया। सो अब इसके बाद क्या होता है, अमृतसर में उस टाइम पे एक फेस्टिवल था, दैट इज़ बैसाखी। ठीक है, और 13 अप्रैल को लोग, जस्ट मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा है, ऑन 13 अप्रैल बैसाखी डे, अ लार्ज क्राउड ऑफ द पीपल मोस्टली फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस अनअवेयर ऑफ द प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अमृतसर गैदर्ड इन द जलियांवाला बाग। सो जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 को होता है। इसमें यही था कि एक तो यहाँ पे 2 जो वो थे फ्रीडम फाइटर्स, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, 2 नेशनलिस्ट को। तो इस वजह से इनके मतलब अरेस्ट के बाद लोगों ने क्या करा, प्रोटेस्ट करा। ठीक है, और रिसेंटमेंट शो करा अपना। और इसके बाद एक और था कि 13 अप्रैल को बैसाखी डे हुआ, जिस वजह से काफ़ी जो क्राउड था वो जमा था एक जगह। और जो ब्रिगेडियर जनरल डायर है, ठीक है, उसने क्या करा था, मार्शल लॉ इम्प्लीमेंटेड था, तो उसने ब्रिगेडियर जनरल डायर ने ओपन फायर करवा दिया, जो उस टाइम पे जो अनआर्म्ड क्राउड था, निहत्थे जो लोग थे, उनके ऊपर ओपन फायर करवा दिया, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो थी इंजरीज और डेथ हुई थी। ठीक है, तो दैट इज़ जलियांवाला बाग। ठीक है, वेरी कॉमन, एंड यहाँ से क्वेश्चन अगेन यूपीएससी बनाता है। सो अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि डिफरेंस क्या है जनरल रेगिनाल्ड डायर और जनरल माइकल ओ डायर के बीच में। ठीक है, कंफ्यूजन काफ़ी होती है, तो बस ये याद रखना कि जो जनरल माइकल ओ डायर था, ठीक है, वो कौन था, ये था वो पर्सन जो उस टाइम का गवर्नर था, और इस पर्सन ने ऑर्डर दिया था कि ओपन फायर कर दो। ठीक है, और ये कौन था, ये था गवर्नर। और जनरल रेनिडाल्ड डायर, ठीक है, इसने ओपन फायर करवाया था। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस याद रखना। समटाइम्स यूपीएससी इनके नाम चेंज कर देता है। और जो उधम सिंह था, जिस पर अभी मूवी भी आई थी, राइट, तो उधम सिंह ने किसको शॉट करा था, जनरल माइकल ओ डायर को, मतलब जो गवर्नर था, ठीक है, उसको शूट करा था कैक्सटन हॉल में, लंदन। ठीक है, हु ऑर्डर्ड द जलियांवाला बाग मैसेकर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, इट वॉज द रॉलेट एक्ट, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, सो इट वॉज द रॉलेट एक्ट दैट मेड द महात्मा गांधी अ ट्रू नेशनल लीडर। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा वो पॉइंट था, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें महात्मा गांधी को ट्रूली नेशनल लीडर बना दिया, दैट इज रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर अ कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद ब्रिटिश रूल। ठीक है, और रॉलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कॉल दी। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, लोगों से बोला कि आप स्कूल अटेंड मत करो, जो ब्रिटिश मेड स्कूल हैं, कॉलेज से मत जाओ, ठीक है, कोर्ट अटेंड मत करो, और टैक्स भी मत पे करो। ठीक है, और महात्मा गांधी ने बोला कि जितने भी हम वॉलंटरी एसोसिएशन ब्रिटिशर्स के साथ करते हैं, इसको रिनाउंस करा जाए। ठीक है, सबको मतलब हम ब्रिटिशर्स के साथ हमें कोऑपरेशन नहीं शो करना। और अगेन महात्मा गांधी ने फिर ये बोला कि अगर नॉन कॉर्पोरेशन इफेक्टिवली कैरिड आउट होता है, ठीक है, तो फिर हम स्वराज 1 साल में, विद इन अ ईयर, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, अपने स्ट्रगल को ब्रॉडन करने के लिए महात्मा गांधी ने कोशिश करी कि वो खिलाफत मूवमेंट के साथ अपने आप को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। और खिलाफत मूवमेंट किसका अगेंस्ट था, तो यहाँ पे
टर्की में जो कैलिफेट था, ठीक है, उसको रिस्टोर करने के लिए खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। तो यहाँ पे क्या था, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को और कंबाइन करने के लिए महात्मा गांधी ने कोशिश करी कि खिलाफत मूवमेंट के साथ हाथ मिला लिया जाए, ठीक है। और ये जो पैन इस्लाम सिंबल ऑफ पैन इस्लामिज्म था, ठीक है, कैलिफेट, तो ये अबॉलिश हो गया था बाय द टर्किश रूलर। और टर्किश रूलर उस टाइम पे कौन था, केमल अतातुर्क, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये नाम याद रखना, जो टर्किश रूलर जिसने किसको अबॉलिश करा था, कैलिफेट सिस्टम को अबॉलिश करा था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो ब्रदर्स, दैट इज़ मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स के नाम पे को इनको जाना जाता है। सो इन्होंने टर्किश सुल्तान जो खलीफा थे, ठीक है, उसको उनका कंट्रोल वापस दिलाने के लिए, ठीक है, कोशिश करी थी, जो कि अर्सवाइल ऑटोमन एम्पायर था। और यहाँ पे जजीरतुल अरब, ठीक है, जजीरतुल अरब, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। यहाँ पे चार स्टेट्स हैं, अराबिया, सीरिया, इराक, पैलेस्टीन, ठीक है। और इसको तुम निमोनिक्स में पीसा, ठीक है, पीसा के नाम से याद रख सकते हो। जजीरतुल अरब में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जजीरतुल अरब में कौन कौन सी 4 स्टेट्स हैं। तो दैट इज़ पीस हो गया पैलेस्टीन, आई से हो गया इराक, एस से हो गया सीरिया, राइट, और ए से अराबिया। तो ये जजीरतुल अरब फॉर्म करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, खिलाफत मस्ट बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरी टू इनेबल हिम टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ। द कांग्रेस सपोर्टेड द मूवमेंट, ठीक है, कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करा। एंड महात्मा गांधी सॉट टू कॉन्जॉइन इट टू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और महात्मा गांधी की कोशिश थी कि वो खिलाफत मूवमेंट के साथ अपने आप को ज्वाइन कर ले, ठीक है। अपने पर्पस ये था कि ताकि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। जब और ज़्यादा जो लोग हैं वो आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है जो ब्रिटिशर्स है उनको काउंटर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, जब एक चीज़ याद रखना, जैसे ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो कंट्री साइड हमें कुछ रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हिल ट्राइब थी, ठीक है, नदर्न आंध्रा में, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करा गया। तो तुम्हें याद रखना है कि फॉरेस्ट लॉ कहाँ वायलेट है, नदर्न आंध्रा में। नेक्स्ट अवध में क्या हुआ, फार्मर्स ने अवध में फार्मर्स थे उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया। और जो कुमाऊँ के जो पीजेंट्स थे उन्होंने कैरी लोड्स को उठाने से रिफ्यूज़ कर दिया फॉर ब्रिटिश ऑफिशियल या फिर कॉलोनियल ऑफिशियल्स, ठीक है। तो ये किस तरह से रिसेंटमेंट हुआ है, जैसे तो ये तुम्हें याद रखने से, फार्मर इन अवध डिड नॉट पे टैक्स, ठीक है। नदर्न आंध्रा के जो ट्राइब्स थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करा। कुमाऊँ के जो पीजेंट्स थे उन्होंने कैरी लोड्स को कैरी करने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखनी है। इसको मैच द फॉलोइंग या फिर यूपीएससी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे लोइस फिस्टर, एक नाम है लोइस फिस्टर। तो इसको याद रख सकते हो तुम कि जो लोइस फिस्टर वो कौन थे, ये थे महात्मा गांधी के अमेरिकन बायोग्राफर, ठीक है। महात्मा गांधी के अमेरिकन बायोग्राफर कौन है, लोइस फिशर। और इन्होंने क्या लिखा कि नॉन कॉर्पोरेशन बिकेम द नेम ऑफ एन इपोक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यूपीएससी तुमसे पूछ सकता है डायरेक्टली कि ये किसने कहा था, दैट इज लोइस फिशर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगेन यहाँ पे थोड़ा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो ये नॉन कॉर्पोरेशन है, नॉन कॉर्पोरेशन एनसीईआरटी ये कह रहा है कि नॉन कॉर्पोरेशन द ब्रिटिश राज वाज शेकन टू द फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 रिवोल्ट के बाद फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश राज जो हिला था ना अपनी जड़ों से, वो था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, यूपीएससी इसको काट के यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लिख सकता है, ठीक है। तो याद रखना इट इज़ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जिसने ब्रिटिश की फाउंडेशन को हिला के रख दिया था पहली बार आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1922 में बताया चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें कुछ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो भी जल गए थे। और इस वजह से जब वायलेंस हुआ तो फिर महात्मा गांधी ने अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ, ठीक है, कैंसिल कर दिया, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी का यह था कि हमें सत्याग्रह करना है जिसमें वायलेंस का कोई भी काम नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1000 ऑफ इंडियंस वर पुट इन जेल, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद क्या हुआ, जब गवर्नमेंट का रिएक्शन आया तो जाहिर सी बात है काफ़ी जो नेशनलिस्ट थे उनको जेल में डाला, जिसमें गांधी जी भी इंक्लूडेड थे। इनको 1922 में अरेस्ट कर लिया गया। और उस टाइम का
कौन था जिसने प्रिसाइड करा था उनके ट्रायल को? उसका नाम है जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी तुमसे डायरेक्टली पूछेगा किसी भी एग्जाम में, CDS हो, CPF हो, EPFO हो, तुमसे यहाँ पे पूछ सकता है कि वो जज का नाम बताओ जिसने गांधी जी के ट्रायल्स को प्रिसाइड करा, दैट इज जस्टिस CM ब्रूमफील्ड। और ये जस्टिस CM ब्रूमफील्ड ये कहता है कि सबसे पहले इसने तो 6 साल की सज़ा सुनाई महात्मा गांधी को, और इसने ये बोला कि he would be pleased if the government could reduce Gandhi's sentence and recognize the impact of his action in India। तो ये गवर्नमेंट से कह रहा है कि मतलब मुझे खुशी होगी अगर गवर्नमेंट महात्मा गांधी का जो ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, 6 साल, इसको रिड्यूस कर दे, ठीक है, रिड्यूस महात्मा गांधी सेंटेंस रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ हिज एक्शन इन इंडिया। किस बेसिस पर? कि महात्मा गांधी की वजह से इंडियन सोसाइटी पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। तो ही वॉज समहाउ convinced and surprised by the actions of महात्मा गांधी। तो दैट जस्टिस का नाम क्या था? जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद है जो महात्मा गांधी है, ठीक है, महात्मा गांधी उन्होंने क्या करा? दे अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट ही ड्रेस्ड लाइक देम, लिव्ड लाइक देम एंड स्पोक देयर लैंग्वेज। ठीक है, देखो महात्मा गांधी ने इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल प्ले करके दिखाया कि उस टाइम की जो जनता थी, ठीक है, 90s एरा की जो जनता थी, तो वो महात्मा गांधी से कनेक्ट कर पाए, राइट। क्योंकि देखो तुम्हें पता है महात्मा गांधी लंदन से आए, राइट। आज भी देखो लंदन जाना हर एक पर्सन, मतलब हर एक इंडियन के बस में नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे 100 साल पहले लंदन जाना, वहाँ से पढ़ के आना, इट्स अ बिग थिंग। इट्स स्टिल नाउ इट्स अ बिग थिंग। कोई बंदा अगर लंदन से पढ़ के आया तो सोचो उस टाइम पे अगर कोई बंदा लंदन से पढ़ के आ रहा है तो उसकी क्या वैल्यू होगी। सो अब इंडियन सोसाइटी जिसमें पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फैमिन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ वो जो ग्राउंड के जो लोग हैं वो महात्मा गांधी से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो महात्मा गांधी ने बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जांपल प्ले करा कि उन्होंने उनके जैसा ही दिखना शुरू कर दिया, ड्रेस उनकी तरह पहनी, उनकी तरह रहने लगे और उन्हीं की तरह लैंग्वेज में बात करने लगे। कौन सी लैंग्वेज? सिंपल हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि उस टाइम के जो पढ़े लिखे लोग थे वो ज़्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेट करते थे। तुम भी आज देखो कोई भी अगर MNCs वगैरह हो, इवन इन आर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ पे इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। और उस टाइम पर भी था कि इंग्लिश को ज़्यादा प्रोमोट किया जाता था, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रोमोट की, तो उसी के रिजल्ट में ये चीज़ सोसाइटी में फिर हमें देखने को मिली। सो महात्मा गांधी का यहाँ पर तुम देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट तुम्हारी एक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, सॉरी पिक्चर नहीं दे रखी, वो मैंने लगाई है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहले इन 1921 में ड्यूरिंग अ टूर ऑफ साउथ इंडिया गांधी शेव्ड हिज हेड एंड बिगन वेयरिंग अ कॉइन क्लॉथ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विद द पुअर। तो यूपीएससी तुमसे पूछेगा कि गांधी जी ने अपना हेड कब शेव करवाया, तो तुम्हें याद रखना है कि जब उन्होंने साउथ इंडिया का टूर करा था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तभी से उन्होंने कॉइन क्लॉथ, ठीक है, सिंपल ये जो सफ़ेद कपड़े हैं ये पहनने शुरू करे अपने साउथ इंडिया टूर के बाद इन 1921। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट है यहाँ पर चरखा को फिर गांधी जी ने अपने डेली लाइफ में बहुत यूज़ करा। और फिर एक्ट ऑफ स्पिनिंग, जो ये एक्ट ऑफ स्पिनिंग है, अलाउड गांधी जी टू ब्रेक द बाउंड्रीज। इस एक्ट ऑफ स्पिनिंग ने, ठीक है, जो चरखा का जो उनका एक्शन था, उसने गांधी जी को हेल्प की कि वो बाउंड्रीज को ब्रेक कर सके दैट प्रिवेल्ड विद इन द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम बिटवीन मेंटल लेबर एंड मैनुअल लेबर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और शाहिद अमीन, ठीक है, अगेन हिस्टोरियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इवन क्वेश्चन भी आ चुका है शाहिद अमीन से, ठीक है। तो शाहिद अमीन ने क्या करा, महात्मा गांधी जी की जो इमेज थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, उनके जो एक्शंस थे, ठीक है, सोसाइटी में, उनको थोड़ा ट्रेस करा। तो ये पॉइंट याद रखना, शाहिद अमीन। और आगे इन्होंने एक किताब भी लिखी है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। सो अब यहाँ पे तो कुछ इस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। सबसे पहले एक किताब का नाम है यंग इंडिया, ठीक है। और ये किसने लिखी याद रखना, ये महात्मा गांधी ने खुद लिखी है। तो यंग इंडिया के राइटर कौन है? ही हिमसेल्फ, महात्मा गांधी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बस पढ़ लो। जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, वो बाय कास्ट मर्चेंट थे और बाय प्रोफेशन लॉयर थे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ से क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली बन सकते हैं। सबसे पहले ये कीवर्ड तुम्हें पता होना चाहिए, प्रजामंडल्स, ठीक है। प्रजामंडल्स क्या है? तो प्रजामंडल की एक सीरीज़ है जिसने स्टैब्लिश करा था टू प्रोमोट नेशनलिस्ट क्रीड इन प्रिंसलरी स्टेट्स। प्रिंसलरी स्टेट्स में नेशनलिस्ट क्रीड, ठीक है, नेशनलिज्म की भावनाओं
को प्रमोट करने के लिए प्रजा मंडल्स एक सीरीज़ आई थी, इट कुड बी अ मैगजीन और न्यूज़पेपर सीरीज़, ठीक है। तो ये प्रिंसिलरी स्टेट्स में प्रमोट करी गई ताकि प्रिंसिलरी स्टेट्स में नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिस्ट क्रीड को प्रमोट करा जा सके, ठीक है। तो ये प्रजा मंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने इनकरेज करा कि आप कम्युनिकेट करो, ठीक है, ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग, ठीक है। जो लोगों की आम भाषा है आप उसमें कम्युनिकेट करो, तब जाके लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, ठीक है। रादर द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स दैट इज़ इंग्लिश। और ठीक है, इंग्लिश को आप अवॉइड करो। ऐसा नहीं है कि आप जो बिल्कुल गांव का एक आदमी आप उससे इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, या फिर आप जो मैगजीन्स है वो इंग्लिश में प्रिंट कर रहे हो, तो आप जो सोसाइटी है जो ग्राउंड पे रह रही है, ठीक है, जो ज़मीन से लगा हुआ आदमी है, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी, ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही न्यू हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, और उन्होंने उस चीज़ का बेस्ट यूज़ करा। सो दैट्स वाई महात्मा गांधी जी की वजह से जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा हमने महात्मा गांधी के जो गांधीयन एरा है उसमें हमने ज़्यादा देखा कि लोगों कितना ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेशन शो करा। अब इसके बाद ये रहा शाहिद अमीन। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि एक किताब उन्होंने लिखी, दैट इज़ गांधी एज महात्मा, ठीक है। तो गांधी एज महात्मा ये बुक किसने लिखी है? शाहिद अमीन ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है यहाँ देखते हैं हाँ, Indian entrepreneurs were quick to recognize that in the free India, the favor enjoyed by the British competitor would come to an end, ठीक है। उस टाइम पे जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको फ़ौरन ही रियलाइज़ होने लगा कि जो ये ब्रिटिश कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, जो इंडियन बिजनेसमैन के साथ जो कंपटीशन होता है ब्रिटिश कॉम्पिटिटर के साथ, तो ये जो ब्रिटिश बिजनेसमैन है इनका जो फेवर है, जो ये ब्रिटिश रूल की वजह से ये इनको मिल जाता है, ये अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो बिग बिजनेसमैन थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने गांधी जी का सपोर्ट करा, ठीक है, ताकि फिर उनको बाद में इकोनॉमिक फेवर्स मिलें, ठीक है। जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा और जब इंडिया में स्वराज गेन कर लेंगे, तो इसमें एक वेल नोन एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है जी.डी. बिरला, ठीक है, जिन्होंने ओपनली क्या करा, गांधी जी को फेवर करा, ठीक है। सो दस अमंग गांधी जीज एडमायर वर बोथ पुअर पीजेंट्स एंड रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी को उनके एक्शंस को एडमायर करने वाले पुअर पीजेंट भी थे और एज वेल एज रिच इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, जस्ट एक सेकेंड। 1917 और 1922 के बीच में कुछ लेजेंडरी पीपल थे जिन्होंने गांधी जी के साथ अपने आप को अटैच करा, जिनका नाम है ये महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम लिख रखे हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक रीड मार लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, जब महात्मा गांधी 1924 को जेल से रिलीज़ हुए, ठीक है, इवन तो उनको 6 साल की सज़ा मिली थी, लेकिन उनको 1924 में रिलीज़ कर दिया गया था, ठीक है। और अरेस्ट कब करा था उनको? 1922 में जब जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, राइट। तो 1922 में अरेस्ट हुए और 1924 में उनको रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है। तो बाद में महात्मा गांधी ने ये कहा कि अब मैं हैंड स्पन क्लोथ, जिसको खादी बोलते हैं, ठीक है, हाथ का बना हुआ कपड़ा, इसको प्रमोट करूंगा, एज वेल एज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए मैं इस पे काम करूंगा। तो महात्मा गांधी जी के ये 2 मेन एम बन गए थे आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द जेल, ठीक है, इन 1924। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, एक केस स्टडी है ये सॉल्ट सत्याग्रह। देखो सॉल्ट सत्याग्रह में क्या हुआ था, एक पॉइंट तो मैं याद रखना है कि 1928 में महात्मा गांधी जी ने फिर से सोचना शुरू करा कि वो अब फिर से पॉलिटिक्स में री एंटर हो, मतलब उनको होना चाहिए। और उसी टाइम पे ऑल वाइट साइमन कमीशन बैठा था, ठीक है, जो कि जिसको लीड कर रहे थे सर जॉन साइमन। और ये इसका पर्पस ये था कि ये जो इसको इंक्वायरी करनी है इनटू द कंडीशंस इन द कॉलोनी, ठीक है, मतलब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको उस पर इंक्वायरी करनी है। गांधी जी डिड नॉट हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, याद रखना। गांधी जी ने जो साइमन कमीशन के रिगार्डिंग कैंपेन चल रहे थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है। और तुम्हें पता होगा जो साइमन कमीशन था उसको बॉयकॉट इस वजह से करा था क्योंकि इसमें सारे वाइट मेंबर्स थे और इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? टोटल 7 मेंबर्स थे, ठीक है। और इन तुम्हें 7 मेंबर्स के नाम पता होने चाहिए।
इस वजह से यहाँ पे नेशन वाइड प्रोटेस्ट चला था साइमन कमीशन को लेके, और इसमें गांधी जी ने खुद से पार्टिसिपेट नहीं करा था, ठीक है, इन दिस मूवमेंट, लेकिन उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी थी, ठीक है। एज ही ऑल्सो डिड टू अ पीजेंट सत्याग्रह इन बारदोली इन द सेम ईयर, और ऐसे ही सेम चीज़ पीजेंट सत्याग्रह हुआ था कहाँ पे, बारदोली में, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह तुम्हें पता ही किसने लीड करा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसमें भी गांधी जी ने लीड नहीं करा था, ठीक है, इसमें गांधी जी का पार्टिसिपेशन नहीं था, और ये भी 1928 में हुआ था, राइट। और इसी बारदोली सत्याग्रह में जो वल्लभ भाई पटेल है, इनको इसमें सरदार का टाइटल मिला था, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं। तो 1929 में क्या हुआ, कांग्रेस हेल्ड इट्स एनुअल सेशन, ठीक है। 1929 में कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसको हम लाहौर सेशन के नाम से जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मीटिंग हुई जिसमें 2 सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका जो चेयरमैन था वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू एज द प्रेसिडेंट, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, ठीक है। और पूर्ण स्वराज को आगे फॉरवर्ड करा 26 जनवरी 1930 में, ठीक है, अगले ही साल, ठीक है, मतलब जस्ट अगले महीने, क्योंकि दिसंबर 1929 में एक मीटिंग हुई थी, और जस्ट उसके अगले महीने जनवरी 26 1930 को क्या हुआ, इंडिपेंडेंस डे को बनाया गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, फ्लैग को होस्ट करा गया इन डिफरेंट वेन्यूज़, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए गए, ठीक है। और महात्मा गांधी ने हिमसेल्फ इश्यूड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन एज हाउ द डे शुड बी ऑब्जर्व, और महात्मा गांधी ने खुद से कुछ इंस्ट्रक्शन क्या करें, रिलीज़ करें कि आज के दिन 26 जनवरी 1930 को हमें किस तरह से मनाना चाहिए। तो गांधी जी ने सजेस्ट करा कि हमें कुछ ट्रेडिशनल वेज के थ्रू क्या करना चाहिए, इस दिन को मनाना चाहिए। सो बाय बीटिंग द ड्रम्स, ये चीज़ कही। द सेलिब्रेशन वुड बिगिन विद द होस्टिंग आवर नेशनल फ्लैग को होस्ट करो, और द रेस्ट ऑफ द डे इस पर आप क्या करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करो, ठीक है, वेदर इट इज़ स्पिनिंग या फिर सर्विस ऑफ द अनटचेबल्स, ठीक है, या फिर यूनियंस ऑफ हिंदूज एंड मुसलमान्स, और प्रोहिबिशन वर्क, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करके इस डे को सेलिब्रेट कर सकते हो, दैट इज 26 जनवरी 1930, राइट। अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे डांडी, दैट इज सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट सत्याग्रह में एग्जैक्टली हुआ क्या था वो मैं तुम्हें इस पार्ट से समझा देता हूँ। देखो, सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930, जस्ट एक सेकेंड। सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930, ठीक है। और ये क्या था, टैक्स रेजिस्टेंट था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था, राइट, और सॉल्ट के ऊपर मोनोपली क्रिएट करने की कोशिश करी थी। सो 12 मार्च को गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती से, याद रखना, साबरमती से वो चलना शुरू करे थे टूवर्ड्स दांडी, क्योंकि यूपीएससी एक क्वेश्चन में क्या कर चुकी है, उसने दांडी टू साबरमती कर दिया, ठीक है, और एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो गए। तो फ्रॉम साबरमती टू दांडी महात्मा गांधी चले, ठीक है, और ये 241 की माइल्स की वॉक ये मार्च थी, ठीक है, जिसमें 78 फॉलोअर्स थे, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, CDM broke out all across of India. Gandhiji himself was arrested on 5th May, but the सत्याग्रह continued without him, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब महात्मा गांधी जी प्रोसीड कर रहे थे तो फिर बीच में उनको अरेस्ट भी करा गया, ठीक है। और लेकिन जब उनको अरेस्ट करा तो फिर ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था ये रुका नहीं, इसको फिर लीडरशिप थी किसी और के पास गई, वो कौन था, सरोजिनी नायडू। 21 में सरोजिनी नायडू ने क्या करा, धरासना सॉल्ट वर्कर्स को पिक करा, और फिर वो बॉम्बे की तरफ चले। और ये जो इंसिडेंट था ये रिकॉर्ड करा था जर्नलिस्ट वेब मिलर ने, ठीक है, प्रोमोटेड एन इंटरनेशनल आउटक्राई अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है अबाउट द सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, दैट इज़ दांडी मार्च। अब नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ यहाँ पे, ऑल्दो गांधी जी हैड गिवन एडवांस नोटिस ऑफ हिज सॉल्ट मार्च। तुम्हें पता होगा उस टाइम जब सॉल्ट मार्च हुआ था उस टाइम जो वॉइस रहे थे वो लॉर्ड इरविन थे, और महात्मा गांधी ने एडवांस नोटिस दिया था किसको, लॉर्ड इरविन को, ठीक है, लेकिन उसने इसको बहुत लाइटली लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इरविन फेल्ड टू ग्रास्प द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्शन। जो इरविन था वो समझ नहीं पाया कि जो सॉल्ट मार्च है वो कितना वाइड स्प्रेड होगा और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर को। तो ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी बिगेन वॉकिंग फ्रॉम द आश्रम एट साबरमती, ठीक है। तो साबरमती से उन्होंने स्टार्ट करा टूवर्ड्स द ओशियन, और फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जब दांडी पहुंच गए तो फिर उन्होंने सॉल्ट को ब्रेक करा, ठीक है, बाय बॉइलिंग द सॉल्ट फ्रॉम द सी। नेक्स्ट है
एक तो देखो यहाँ पे सॉल्ट मार्च चल रहा था, ठीक है, डांडी एरिया में जो गुजरात में है, और एट द सेम टाइम पैरेलल सॉल्ट मार्च दूसरी साइट्स पे भी चल रहे थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सत्याग्रह इन तमिलनाडु, ये यूपीएससी बहुत बार पूछता है, ये इसको लीड करा था बाय सी राजगोपालाचारी। सत्याग्रह इन मालाबार, इसको लीड करा था के किलप्पन ने, जिसको वॉइकॉम सत्याग्रह भी बोला जाता है। और सत्याग्रह इन ओडिशा, दैट इज गोपाबंधु चौधरी, ठीक है। और एट द सेम टाइम सत्याग्रह इन मणिपुर एंड नागालैंड, ये भी यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन, दैट इज रानी गाइडिंडल्यू, ठीक है। तो ये नाम तुम्हें बस याद रखने हैं। अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे दो सोर्सेज दे रखे हैं कि गांधी जी का जो सॉल्ट मार्च था, ठीक है, उसको आप किस तरह से ट्रेस कर सकते हो। तो पहला ट्रेस होगा, सीक्रेट रिपोर्टिंग हुई थी फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल, ठीक है। उस टाइम के जो उस एरिया के पुलिस ऑफिशियल से उन्होंने सीक्रेट रिपोर्ट करा था इस मूवमेंट को। तो ये पॉइंट याद रखना, इस तरह से हमें गांधी जी का जो सॉल्ट मार्च है इसको हम ट्रेस कर पाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, द प्रोग्रेस ऑफ द सॉल्ट मार्च कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड फ्रॉम अनदर सोर्स। वो क्या है, अमेरिकन न्यूज़पेपर टाइम मैगजीन, ठीक है। तो अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन जो है टाइम, उसने भी इस सॉल्ट मार्च को क्या करा था, रिपोर्ट करा था, ठीक है। तो ये दो सोर्सेज हैं एनसीईआरटी में, जिस वजह से हम क्या ये सॉल्ट मार्च को ट्रेस कर पाते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या हुआ था। अब यहाँ पे एक विलेज है वासना, ठीक है। गांधी जी टोल्ड द अपर कास्ट that if you are out for Swaraj you must serve untouchable. You don't get Swaraj merely by the repeal of the salt tax or other taxes, ठीक है। तो यहाँ में वासना एक जगह है, ठीक है, विलेज है। इसमें महात्मा गांधी ने अपर कास्ट से अपील करी कि अगर आप सच में स्वराज अचीव करने के लिए घर से बाहर निकले हो, ठीक है, तो आपको अनटचेबल को सर्व करना ही पड़ेगा। सिर्फ सॉल्ट टैक्स को रिपील करने से या फिर कोई अदर टैक्स को रिपील करने से आप स्वराज को अचीव नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने बोली, ठीक है। और ये अपील किया था अपर कास्ट से, कहाँ पे, विलेज वासना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं, राइट। नेक्स्ट है, हाँ, अब जो ये टाइम मैगजीन है ना, इसने देखो किस तरह से महात्मा गांधी को पोर्ट्रे करा। सबसे पहले क्या हुआ, इसने जब फर्स्ट रिपोर्ट करा अबाउट दी दांडी मार्च, तो यहाँ पे जो टाइम मैगजीन थी उसके जो राइटर्स है वो डीपली स्केप्टिकल थे ऑफ द सॉल्ट मार्च। उनको नहीं पता था कि मतलब ये किस तरह का मार्च किया जा रहा है, राइट। रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन इट क्लेम दैट गांधी जी सैंग टू द ग्राउंड, ठीक है। तो ये कीवर्ड यूज़ करा, सैंग टू द ग्राउंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड डेज वॉकिंग। और जैसे ही फिर दूसरे दिन चलना शुरू करा, तो फिर जो टाइम मैगजीन की जो राइटर्स थे उनकी अप्रोच बदल गई। अब वो कहने लगे द इमेसिएटेड सेंट वुड बी फिजिकली एबल टू गो मच फर्दर, ठीक है। मतलब उन्होंने इस चीज़ को बिलीव नहीं करा था कि एक जो सेंट है, ठीक है, जो एक मतलब एजेड पर्सन है, वो इतना लंबा पैदल चलेगा, ठीक है, फिजिकली एबल टू गो मच फर्दर। अब नेक्स्ट है, तो इस तरह से यहाँ पे तुम देख सकते हो कि टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी के जो सॉल्ट मार्च था उसको कवर करा था, राइट। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, तो सेंट एंड स्टेट्समैन, ठीक है। तो सेंट एंड स्टेट्समैन ये स्टेटमेंट दिया था किसने, टाइम्स मैगजीन ने अपनी उसमें ये चीज़ मेंशन करी थी। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं अबाउट द सॉल्ट मार्च। सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रहा है कि जो सॉल्ट मार्च है ना, वो 3 रीजन्स की वजह से बहुत ज़्यादा नोटेबल है। तो पहला क्या है, इट वॉज दिस इवेंट दैट फर्स्ट बॉट महात्मा गांधी टू द वर्ल्ड अटेंशन। ये पहला इवेंट था सॉल्ट मार्च जिस वजह से महात्मा गांधी को वर्ल्ड अटेंशन मिली, ठीक है, वर्ल्ड मीडिया कवरेज मिली महात्मा गांधी को सॉल्ट मार्च के बाद। द मार्च वॉज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस, ठीक है। यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को कवर करा। दूसरा पॉइंट क्या है, फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। तो सॉल्ट मार्च या दांडी मार्च फर्स्ट ऐसी नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी जिसमें सबसे ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। और इसमें नाम आता है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी को परस्यूड करा था, ठीक है, मनाया था कि वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ आदमियों तक, ठीक है, मेन तक अलोन ना रखें, रेस्ट्रिक्ट ना करें, और इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें। तो ये वुमेन का नाम याद रखना, यूपीएससी इवन पूछ भी चुकी है, राइट। सो कमला देवी को फिर क्या हुआ, फिर अगेन इनको अरेस्ट भी कर दिया गया, ब्रेकिंग द सॉल्ट फॉर
और लिक्वर लॉ के अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन इतना याद नहीं रखना बस, हाँ ये नाम याद रखना है तुम्हें, ठीक है, कि किसने गांधी जी को परसुएड करा था। सो इट वॉज अ सॉल्ट मार्च विच फोर्स अपॉन द ब्रिटिश रियलाइजेशन दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन सा वो मूवमेंट था जब ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ होने लगा कि अब उनका जो राज है, जो उनका एम्पायर है, अब वो हमेशा के लिए बाकी नहीं रह सकता, दैट इज सॉल्ट मार्च, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उसके बाद तुम्हें पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, ठीक है, नवंबर 1930 के टाइम पे, और उस टाइम पे कोई भी विदाउट प्रेमिनेंट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया 3 सॉल्ट मार्च हुई हैं। तो जो फर्स्ट हुई थी उसमें जो महात्मा गांधी की प्रेजेंस नहीं थी, सेकंड उन्होंने अटेंड करी, फिर थर्ड उन्होंने अगेन अटेंड नहीं करी, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल इन जनवरी 1931, फॉलोइंग द मंथ हैड सेवरल मीटिंग्स विद द वॉइसरॉय, उस टाइम थे अगेन लॉर्ड इरविन, और इस वजह से एक पैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। अब एग्जैक्टली गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था वो तुम यहाँ पे वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड गांधी इरविन पैक्ट। और एग्जैक्टली गांधी इरविन पैक्ट में काफ़ी चीज़ें हुई थी, वो तुम थोड़ा सा गूगल करो, ठीक है, किसी भी यूपीएससी वेबसाइट पे विजिट करके इस पे रीड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। और इवन दो तुमने नहीं रीड करना तो कोई बात नहीं, तब भी मैं इसको CPR अपने प्रोग्राम में गांधी इरविन पैक्ट से काफ़ी क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने वाला हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो यहाँ पे जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, राइट, और जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया, और सॉल्ट मैन्युफैक्चर अलाउड अलोंग द कोस्ट, ठीक है, और जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग थी उसको अलाउ कर दिया गया, ठीक है, आप कोस्ट के साथ, कोस्ट के आसपास सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। और इस चीज़ के बाद जो ये पैक्ट हुआ था इसमें ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला, ठीक है, बाय रेडिकल नेशनलिस्ट फॉर गांधी जी, ठीक है, जो रेडिकल नेशनलिस्ट है उन्होंने गांधी जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा, क्योंकि वो वॉइसरॉय से क्या चीज़ ऑब्टेन नहीं कर पाए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी फॉर इंडियंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी वो इस चीज़ का वादा नहीं ले पाए फ्रॉम दी इरविन, बस उन्होंने एक अश्योरेंस टॉक हुई थी, ठीक है, मतलब मुँह ज़ुबानी उसने ओरली कहा था कि ठीक है देख लेंगे, लेकिन कुछ रिटन फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं दिया। अब नेक्स्ट इसके बाद होता है जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ये भी लंदन में, ठीक है, इसमें महात्मा गांधी जी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अपने आप को पूरे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट था, ये क्लेम था कि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इस बात को काउंटर करा, इस बात को ऑब्जेक्ट करा 3 लोगों ने, ठीक है, 3 पार्टीज़ ने इस चीज़ को चैलेंज करा। पहला कौन था, मुस्लिम लीग, ठीक है, जिसने बोला कि नहीं मुस्लिम को महात्मा गांधी रिप्रेजेंट नहीं करते, इसके लिए मुस्लिम लीग इसको रिप्रेजेंट करेगी। दूसरा जो प्रिंसेस थी, ठीक है, मतलब जो प्रिंसलरी स्टेट्स थी, उन्होंने बोला कि कांग्रेस का कोई भी स्टेक्स नहीं है हमारी टेरिटरी में, ठीक है, मतलब प्रिंसलरी स्टेट्स को प्रिंसेस ही रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा जो BR अम्बेडकर थे, ठीक है, ब्रिलियंट लॉयर एंड थिंकर BR अम्बेडकर, इन्होंने बोला कि जो कांग्रेस है वो लोवेस्ट कास्ट या फिर जो अनटचेबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करती, उनके बारे में बात नहीं करती, तो इसके लिए मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज़ BR अम्बेडकर। तो ये 3 पार्टीज़ के नाम याद रखना जिसने गांधी जी के इस क्लेम को क्या करा था, चैलेंज करा था कि वो गांधी जी पूरे इंडिया, ऑल ऑफ इंडिया को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट है इसके बाद द कॉन्फ्रेंस इन लंदन वॉज इनकन्क्लूसिव, ठीक है, जो RTC हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो इनकन्क्लूसिव थी, कुछ ऐसा आउटकम नहीं निकला था उससे। सो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, इंडिया वापस आए और उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद जो न्यू वॉइसरॉय बने थे, ठीक है, इरविन के बाद आए लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है, ये अनसिम्पैथेटिक थे, ठीक है, मतलब ये इंडियन लीडर्स की तरफ से ज़्यादा सिंपैथी नहीं रखते थे और इनकी ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो क्राउन की तरफ जाता था, राइट। सो इस पे विलिंगडन ने एक स्टेटमेंट बोला विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूपीएससी ने पूछा भी है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला, दैट इज़ इट इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट इज़ नॉट फॉर गांधी, ठीक है, तो ये बोला था किसने, विलिंगडन ने, राइट। अब नेक्स्ट इसके बाद 1935 में तुम्हें पता है इलेक्शन हुए थे, राइट, जिसमें कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। 11 प्रोविंस में आउट ऑफ 11 प्रोविंस 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस का क्या था, प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नर। और फिर इसके बाद 1939 में क्या हुआ, 2 साल बाद आफ्टर द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अज्यूम द ऑफिस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, ठीक है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई और महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, स्ट्रॉन्गली मतलब वो क्रिटिकल थे हिटलर और नाजीज़ के, ठीक है। और इसमें 1939 में
जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था, जिसमें फिर डे ऑफ डिलीवरेंस किसने, मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को सेलिब्रेट करा था, ठीक है। तो फिर ये पॉइंट याद रखना, जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, व्हेन नेगोशिएशंस विद वाइस रॉय लॉर्ड लिंगलिथगो ब्रोक डाउन, ठीक है, जो लॉर्ड लिंगलिथगो के साथ जो बातचीत हुई थी, नेगोशिएशन हुई थी, वो ब्रोक डाउन हो गई, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने क्या करा, रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, 9 अक्टूबर 1939 में। और इस खुशी में, ठीक है, मतलब जो मुस्लिम लीग थी उसको काफ़ी खुशी हुई इस चीज़ पर, और इस वजह से उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों मनाया गया था, किसके द्वारा मनाया गया था, ठीक है। तो ये, और इस इवन इसका ईयर, ठीक है, ईयर मैं तुम्हें बता देता हूँ, जस्ट नीचे ईयर इसका मेंशन होगा, जस्ट देख लेंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेम चीज़ कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया 1939 में, और उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। सो द ऑफर वॉज रिफ्यूज्ड इन प्रोटेस्ट, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन इन अक्टूबर 1939 थ्रू 1941। अब जब ये 1941 में क्या हुआ, जो कांग्रेस थी उसने इंडिविजुअल सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करा। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह पे यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या थी, लिमिटेड थी, सिंबॉलिक थी और नॉन वायलेंट थी अगेन, राइट। और इसको गांधी जी ने चूज़ करा था। इसमें 3 बार मतलब जो फर्स्ट सत्याग्रही थी, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो फर्स्ट कौन थे, विनोबा भावे, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। सेकंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को लीड करा था। और थर्ड कौन थे, ब्रह्मदत्त, दैट इज थर्ड सत्याग्रही। तो याद रखना, फर्स्ट थे विनोबा भावे और सेकंड जवाहरलाल नेहरू और थर्ड ब्रह्मदत्त, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब अगेन यहाँ पर है, देखो, एज दिस टाइम ब्रिटिश हैड एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट हुज लेबर मेंबर वर सिंपैथेटिक टू द इंडियन एस्पिरेशन बट हुज कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल वाज अ डाई हार्ड इम्पेरियलिस्ट। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या था, 1942 में जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी ना, वो इंडियंस की तरफ सिंपैथेटिक नहीं थी, ठीक है। जब लेबर गवर्नमेंट आई, ठीक है, 1945 में आई गेस, ठीक है, तो लेबर गवर्नमेंट जब आई तब वो इंडियंस की तरफ ज़्यादा सिंपैथेटिक थी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें इतना सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्रिस मिशन आया था इसको तुम्हें अलग से कवर करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं दे रखा। और हाँ, मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर जो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम है उसके नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो तुम जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पूरे जो स्पेक्ट्रम है उसको मैंने 53 पेजेस में कंसोलिडेट करके तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए, और ठीक है, तुम वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इवन मैं कोशिश करूँगा कि इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में देखो कुछ पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, क्विट इंडिया मूवमेंट जो ये नाम है ना, ये कॉइन करा था यूसुफ मेहर ने, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, क्विट इंडिया जो कीवर्ड है ये यूसुफ मेहर ने क्या करा था, इसको कॉइन करा था। और यही सेम पर्सन है जिसने साइमन गो बैक का जो नारा है, जो स्लोगन है, उसको कॉइन करा था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे महात्मा गांधी ने कॉल दी दैट इज़ डू और डाई, कि अब करो या फिर मरो, ठीक है। तो फेलियर ऑफ द क्रिस मिशन, जैसे क्रिस मिशन फेल हुआ तो उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करा गया अगस्त 1942 में। और फिर जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, पैरेलल गवर्नमेंट्स को रन करा गया, ठीक है। तो पैरेलल गवर्नमेंट्स के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और वो चीज़ यहाँ पर भी दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बस एक 17 गिवन है 1943 का। तो यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट दैट इज प्रति सरकार, इसमें 2 तरह के वॉलेंटियर थे, एक था सेवा दल और जिसको विलेज यूनिट बोलते हैं, और एक था तूफान दल दैट इज, जस्ट एक सेकेंड, तूफान दल दैट इज सॉरी, सेवा दल मतलब वॉलेंटियर कॉप्स और तूफान दल मतलब विलेज यूनिट, ठीक है। तो ये पॉइंट रखना, वॉलेंटियर यूनिट, सेवा दल और विलेज यूनिट तूफान दल। अब ये जो 17 पे जो बनी थी, ठीक है, जो पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी, इसको डोमिनेट कौन कर रहे थे, कुनबी पीजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको सपोर्ट भी मिला था किसके तरफ से, दलित की तरफ से। अब यहाँ पे एक इमेज लगा रहा हूँ मैं जिसमें पैरेलल गवर्नमेंट मेंशन है, 4 जगह पैरेलल गवर्नमेंट रन करी थी, जैसे दैट इज़ बलिया, सतारा, तामलुक, या फिर जिसको जटिया सरकार भी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, और या फिर तालचेर उड़ीसा में। तो बलिया में लीड करा चिट्टू पांडे ने, ठीक है। सतारा में लीड करा नाना पाटिल एंड YV चौहान ने, और तामलुक जटिया सरकार में किसने, सतीश सामंत एंड विद्युत वाहिनी, और तालचर में कौन था, लक्ष्मण नायक। तो ये जगह के नाम एट द सेम टाइम जो लीड करा था उसके नाम पता होने चाहिए,
पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे लेबर गवर्नमेंट फॉर्म होती है 1945 में। जब लेबर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है, लंदन में, तो उसके बाद क्या होता है, वो फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में ज़्यादा कमिटेड होती है, ठीक है, एंड कमिटेड इटसेल्फ टू ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। क्योंकि उस टाइम पे जो इवन जो लंदन के सिटीजन्स थे वो भी बहुत ज़्यादा आउटरीच क्रिएट कर रहे थे कि मतलब अब क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योस हो रहा था, और इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश गवर्नमेंट को माना जा रहा था, क्योंकि ज़्यादा पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो जो लेबर गवर्नमेंट आई 1945 में, तो ये ज़्यादा कमिटेड थी कि ठीक है हम इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट करेंगे, और इन्होंने वॉइस रॉय को क्या कहता है अपॉइंट कर, दैट इज़ लॉर्ड वेविल, ठीक है। और फिर इसके बाद वेविल प्लान वगैरह भी होता है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट यू हैव टू रीड अबाउट इट। नेक्स्ट है 1946 में फ्रेश इलेक्शन होता है, जिसमें जो कांग्रेस थी वो जनरल कैटेगरी में स्वीप कर जाती है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स और सीट्स उसको मिलती हैं, और जो मुस्लिम सीट्स थी उस पर मुस्लिम लीग क्या करती है, अपने आप को विक्ट्री घोषित कर देती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है मुस्लिम लीग उस टाइम पे 1946 के इलेक्शन में, ठीक है। लेकिन 1937 की अगर इलेक्शन की बात करें तो उसमें मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा क्या था, पुअर था। नेक्स्ट एक कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, ये भी फेल कर जाता है, ठीक है, टू गेट द कांग्रेस एंड द लीग एग्री ऑन द फेडरल सिस्टम। देन उसके बाद क्या होता है, जब इतना ज़्यादा मतलब जो मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है, उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हुए नहीं दिखते, तो फिर वो डायरेक्ट एक्शन डे की मतलब कॉल देता है कि आप सीधा डायरेक्ट एक्शन डे मतलब सड़कों पे उतरो और जो तुम्हें दिल कर रहा है वो करो। मतलब जाहिर सी बात है उसने राइट्स को प्रमोट करने की बात करी, और इस वजह से क्या होता है 16 अगस्त 1946 में ब्लडी राइट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता, ठीक है, और फिर ये स्प्रेड होके बंगाल में भी जाते हैं, बिहार में भी, और फिर उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस एंड पंजाब। तुम्हें ये स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो डायरेक्ट एक्शन डे था उसका जो रिजल्ट है या फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो सिर्फ कलकत्ता तक था, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बंगाल में भी फिर झगड़े हुए, ठीक है, राइट्स हुए, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब में भी, राइट। नेक्स्ट है फिर जो वेविल वॉइसरॉय थे उसको रिप्लेस करके लॉर्ड माउंट बैटन को बनाया, ठीक है, और फिर यहाँ पे 15 अगस्त को ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई तो महात्मा गांधी वॉज नॉट हैप्पी, ठीक है, क्योंकि और उन्होंने कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करा था, इवन उन्होंने कोई भी फ्लैग होस्टिंग वगैरह भी नहीं करी थी, और उन्होंने पूरे 24 घंटे का फास्ट रखा था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है डीजी तेंदुलकर, ठीक है, ये बायोग्राफर थे महात्मा गांधी के। इन्होंने लिखा कि गांधी जी वेंट अराउंड हॉस्पिटल एंड रेफ्यूजी कैंप गिविंग कंसोलेशन टू डिस्ट्रेस पीपल। उस टाइम पे जो डिस्ट्रेस पीपल थे, जो अफेक्टेड पीपल थे, उनको महात्मा गांधी कंसोल कर रहे थे रेफ्यूजी कैंप पे जाके, तो ये चीज़ कही डीजी तेंदुलकर ने। नेक्स्ट है एज द इनिशिएटिव ऑफ गांधी एंड नेहरू द कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन, ठीक है, और फिर गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू के इनिशिएटिव पर एक रेजोल्यूशन पास होता है, दैट इज़ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ द पार्टी हैड नेवर एक्सेप्टेड। याद रखना कि जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने टू नेशन थ्योरी को कभी एक्सेप्ट नहीं करा, इवन दो ही वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट द पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन तो मतलब वो उसको मतलब अनविलिंगली कैसे भी करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन टू नेशन थ्योरी को कभी भी सपोर्ट नहीं करा, राइट। नेक्स्ट है अब जैसे ही काफ़ी मैनी स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है, ऑफ द मंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो गांधी जी के फाइनेस्ट आर थे, ठीक है। तो ये कीवर्ड याद रखना, फाइनेस्ट आर। आफ्टर वर्किंग टू ब्रिंग पीस टू बंगाल, गांधी जी नाउ शिफ्टेड टू दिल्ली, फिर इसके बाद पंजाब, ठीक है। तो पहले क्योंकि नाउ खाली एक जगह है बंगाल में, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी, ठीक है, राइट्स की वजह से, तो गांधी जी वहाँ पर जाके माहौल को शांत कर रहे थे। तो बंगाल के बाद फिर महात्मा गांधी दिल्ली गए, दिल्ली के जाने के बाद फिर पंजाब गए, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है इसके बाद डीजी तेंदुलकर ने अगेन एक और बात बोली कि गांधी जी वॉज द इक्वली कंसर्न विद द सफरिंग ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ थे, क्योंकि हर जो हिंदूज थे, जो सिख थे, ठीक है, वो इंडिया नहीं आए थे, राइट। तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ रह रही थी, तो उसको लेकर गांधी जी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, तो ये भी डीजी तेंदुलकर ने बात कही थी, ठीक है। अब इसके बाद है 20 जनवरी 1948 को गांधी जी के ऊपर एक अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, ठीक है, फिर लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। फिर 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी को अगेन अटेम्प्ट टू मर्डर होता है गांधी जी पे, जो कि उनको गोली मार दी जाती है बाय नाथूराम गोडसे, ठीक है। ही वॉज अ ब्राह्मण फ्रॉम पूना, और इन्होंने इस महात्मा गांधी जो नाथूराम गोडसे था उसने क्या बोला, गांधी जी वॉज एन अपीजर ऑफ मुस्लिम, ठीक है। तो इस बेसिस पे उसने महात्मा गांधी जी को क्या करा,
गोली मारी थी, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना, इवन तो यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट है अब टाइम मैगजीन, ठीक है। तो टाइम मैगजीन ने तुमने देखा कि महात्मा गांधी जी के बारे में कितना ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियन दिए, और जब महात्मा गांधी जी की डेथ हुई तो उस पर फिर टाइम मैगजीन ने उनकी डेथ को अब्राहम लिंकन से कनेक्ट करा, ठीक है। तो मतलब कितनी बड़ी पर्सनालिटी अब्राहम लिंकन, राइट। तो महात्मा गांधी की पर्सनालिटी को टाइम मैगजीन ने किससे कंपेयर करा, अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन सी वो मैगजीन थी जिसने अब्राहम लिंकन को कनेक्ट करा किससे, महात्मा गांधी के मार्टियरडम से, ठीक है। तो ये पॉइंट जो टाइम मैगजीन ने लिखा है तुम इसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हरिजन, तुम्हें पता है हरिजन महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर था, और अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा है, ये जवाहरलाल नेहरू लिखा है। ये तुम क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम का ये क्वेश्चन है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स वाज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स रिसीव बाय द एडिटर ऑफ दिस बुक, हु इज द एडिटर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट कौन कौन है, जेपी नारायण, ठीक है, नरेंद्र देव और एनजी रंगा। तो ये तीन नाम याद रखने हैं जो कि कौन थे, सोशलिस्ट, और जो वो थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है, जो कंजर्वेटिव्स थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार पटेल। तो ये क्वेश्चन याद रखना, कुड बी आस्क्ड ऑन इन योर एग्जाम, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हु अमंग द फॉलोइंग वॉज आइडियोलॉजिकल डिफरेंट फ्रॉम द थ्री। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मेंशन है, जेपी नारायण मेंशन है, सरदार पटेल है, एनजी रंगा। तो सरदार पटेल क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये है कंजर्वेटिव, और जवाहरलाल नेहरू, जेपी नारायण एंड एनजी रंगा ये कौन है, सोशलिस्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी, इसको तुम अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हो। सो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देखो ये एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम के नोट्स हैं, और स्पेक्ट्रम के नोट्स में ऑलरेडी अपने चैनल टेलीग्राम ओनली PYQs, राइट, ओनली PYQs पर अपलोड कर चुका हूँ। तो तुम मेरे स्पेक्ट्रम के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली 53 पेजेस में पूरा स्पेक्ट्रम मैंने कवर करके दे दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर ख़त्म है। जस्ट एक सेकंड में थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लूँ, जस्ट लोड हो रहा है। आई डोंट थिंक आप कुछ बचा है, ख़त्म हो गया। अब ये टाइमलाइन देख सकते हो, ठीक है। टाइमलाइन में यहाँ पे जितना भी दे रखा है, 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, चंपारण मूवमेंट 1917, देन उसके बाद खेड़ा गुजरात में, और या फिर अहमदाबाद में 1918, रॉलेक्स सत्याग्रह 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर अगेन 1919, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921, बारदोली में 1928 बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्ण स्वराज ये कहाँ हुआ था, लाहौर सेशन में, ठीक है, 1929, डांडी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, गांधी इम्पैक्ट 1931, और हाँ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, और क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 4 जगह, वो 4 जगह मैं तुम्हें ऑलरेडी बताया नाम। 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन करा, जिस वजह से फिर जो मुस्लिम लीग थी उसने डे ऑफ डिलीवरेंस को एज आ सेलिब्रेट करा, ठीक है, उनके रेजिग्नेशन को। और महात्मा गांधी ने विजिट करा नावखली में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर टोन एरिया था, सॉरी राइट टोन एरिया था, ठीक है, और कम्युनल वायलेंस को शांत करने के लिए ही वॉज रोमिंग अराउंड दी गलीज ऑफ नावखली, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और ये 1946। सो यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन, इसको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है, और उतना ही पढ़ेंगे जितना तुम्हारे एग्जाम CDS CAPF एंड EPFO के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।